गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 69। 18/12/2020 है आज। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। और आपको पता है हम चैप्टर कर रहे हैं जीव जनन क्यों करते हैं, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नर जो तंत्र है जनन का और जो मादा का जनन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होती है, वो हमने पढ़े थे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। निषेचन। निषेचन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स जो हैं वो मिलकर आपस में जाइगोट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस जिसमें कि स्पर्म्स जो होते हैं वो एग्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता, मतलब अगर निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जो अंडे होते हैं, अंडा होता है, यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है और एक अंडा जो है वो हर मंथ में अंडाशय से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब से निकलता है। ठीक है। गर्भाशय की ओवरी से निकलता है, ओवरी से एग्स निकलते हैं। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और मोटी हो जाती है, और निषेचन ना हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो ये परत की, इस लेयर की यूज़ ही नहीं रहता। अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। तो ये जो लेयर होती है ये क्या हो जाती है, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है ब्लड की फॉर्म में। और यह चक्र जो होता है ये लगभग हर माह होता है, 28 या 29 डेज़ का। कुछ फीमेल्स में 28 का डेज़ का होता है, कुछ में 30 डेज़ का होता है। तो ये माह में होता है, इसलिए इसको ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, राइट। तो अगर ये पीरियड्स जब लड़की के स्टार्ट होते हैं तो उसको मेनार्क कहा जाता है, और जब वो ख़त्म होते हैं तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। फिर ये है कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक बंदे को रिप्रोडक्शन करना है या फैमिली रेज करनी है, उसके लिए उसको फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए, सोशली भी उसको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, कि मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है लेडी तो वो अपना पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, और अपने जो प्रजनन अंग हैं, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी सफाई पर भी पूरा ध्यान दे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन जो है वो उसकी क्या आवश्यकता होती है, वो होता क्या है और उसके कौन कौन से उपाय होते हैं। तो परिवार नियोजन ना केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। देखो, परिवार नियोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लाइन तो लगा नहीं सकते, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। एक बच्चे, आप जो भी बच्चे को इस दुनिया में लेकर आते हैं, उस बच्चे के लिए हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है कि हम उसको अच्छी से अच्छी कंडीशंस दें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज दें। अगर हम लाइन लगा देंगे 10 बच्चों की तो ऑब्वियसली हम सारी की सारी जो इतनी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम सारे बच्चों को सारी मतलब अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो इसके लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। और इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था भी है, घर की अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फैसिलिटीज़ के बच्चे का हक है उसको मिलनी ज़रूर चाहिए। तो इसके लिए हम परिवार नियोजन के उपाय भी हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि एड्स क्या होता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, मतलब जैसे कि कवक हो गया, कवक मतलब फंजाई होती है, एक विषाणु का संक्रमण हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और काफ़ी ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, एड्स हो जाता है। HIV एड्स जो है वो बहुत ही डेंजरस बीमारी है और वो बहुत जल्दी एक दूसरे से फैलती है,
और एक्चुअली ये फैलती है असुरक्षित यौन संबंध से। मतलब अगर हम लोग सेफ्टी ना रखें, कॉन्डोम्स ना यूज़ करें या फिर जो फ्रीक्वेंट सेक्स पार्टनर्स बदलें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यौन संबंध से ये फैल जाता है। यदि किसी अवरोध जैसे कॉन्डोम का प्रयोग किया जाए, कॉन्डोम का यूज़ किया जाए, तो वे एक साथी से दूसरे साथी को नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसके लिए परिवार नियोजन के कुछ उपाय बताए गए हैं, वो आप पढ़िए। जैसे कि पहला है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध का मतलब होता है कि मैकेनिकल हम लोगों ने कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं। इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते। तो जो ये मैकेनिकल अवरोध होता है उसमें जो मेल के स्पर्म्स हैं वो एग्स तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच में कॉन्डोम होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक अवरोध। दूसरा आ जाता है हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, मतलब जो एग है वो रिलीज़ नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। अब अगर एग रिलीज़ ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये होता है, गर्भ निरोधक गोलियां इसके अंदर आ जाती हैं या इंजेक्शन आ जाते हैं। और लेकिन ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए फीमेल का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कई बार इससे नॉजिएटिंग हो सकता है, उल्टी की फीलिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये बिना डॉक्टरी सलाह के ये काम नहीं करने चाहिए। तीसरा आ जाता है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ है, जैसे कि IUD कहते हैं, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, जो कि यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर जो कुछ रखा जाए तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है। उस यंत्र को लगाने से जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो अंड तक नहीं आ सकते, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता और गर्भधारण नहीं होता। तो इसका उदाहरण है कॉपर टी। चौथा और इम्पॉर्टेंट है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया ये होती है कि जिसमें कि सर्जिकली रिमूव चीज़ें की जाती हैं, अवरोध की जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि जो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जैसे कि पुरुष में अगर शुक्र वाहिकाएँ होती हैं, मतलब स्पर्म की जो ट्यूब्स होती हैं जो कि नीचे पेनिस तक जाती हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो पेनिस तक ना जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो। इसे वेसेक्टॉमी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, वेसेक्टॉमी भी कहा जाता है। और महिलाओं की अगर अंडवाहिनी को रोक दिया जाए, अगर यही चीज़ महिलाओं की अंडवाहिनी को रोक दी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं, जिससे कि वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता अंड और निषेचन नहीं होता, इसको हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो आदमियों वाली को, जो मेल्स वाली को वेसेक्टॉमी कहा जाता है, और जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स की ये वाली जो होती हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, इसको अवरोध कर दिया जाए तो फिर इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।